दोस्तों, हमारे देश भारत के भीतर चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार क्यों ना बन जाए और कोई भी सरकारें महिलाओं को लेकर के देश में तरह तरह की वादा ही क्यों ना कर दे, लेकिन इस बात को इस दौर में कोई नहीं झुठला सकता कि आज भी हमारे देश भारत के भीतर महिलाओं को जानवरों की तरह रखा ही नहीं जाता, बल्कि ये कहे कि उनकी खरीद फरोख्त भी की जाती है। दोस्तों, दरअसल आज की इस कहानी में एक महिला और उसकी 11 साल की लड़की इस घटना का इस प्रकार से शिकार होती है कि जब इनकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो सच में इसको सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे देश भारत के भीतर न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला, दरअसल ये घटना होता है गुजरात प्रदेश के सूरत शहर की। दरअसल सूरत का एक थाना लगता है पांडेसराय, और इसी पांडेसराय थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है साई मोहन सोसाइटी। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 6 अप्रैल के सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास की। दरअसल इसी साई मोहन सोसाइटी के आसपास एक पार्क होता है, जिस पार्क के अंदर उस इलाके के तमाम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते समय ही जब बॉल बाउंड्री के पार जाता है तो एक बच्चा उस बॉल को लेने के लिए उस झाड़ियों के पास चला जाता है, लेकिन वो बच्चा जैसे झाड़ियों के पास पहुंचता है बॉल उठाने के लिए, वहां का नजारा देख वो जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी झाड़ी के अंदर एक लड़की की लाश पड़ा होता है। उस लड़के का चीख पुकार सुनकर के बाकी के तमाम लड़के जो क्रिकेट खेल रहे थे सब वहां पहुंचते हैं, सब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को देते हैं। धीरे धीरे करके जब आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और जब उस लड़की की लाश को देखते हैं तो तुरंत ही इस बात की खबर पांडेसरा थाने के अंदर पुलिस वाले को दे देते हैं। अब जैसे पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पे पहुंचती है तो फिर उस लाश को चेक करती है, तो पता चलता है कि मरने वाली लड़की का उम्र करीब करीब 11 वर्ष के आसपास होती है। हालांकि पुलिस जब उस लड़की की लाश को जब चेक करती है तो फिर ये पता चलता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर गंभीर चोटें और घाव के निशान थे, लेकिन उस लड़की के पास से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस भी उस लड़की की लाश को लेकर के वहां आसपास में मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लड़की की लाश का पहचान नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस यही अंदाजा लगाती है कि शायद लड़की इस गांव के नहीं रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या के मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल आगे बढ़ा देती है। लेकिन पुलिस के लिए इस केस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब तक मरने वाली लड़की का पहचान नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस लड़की के फोटो लेकर के, उस डेड बॉडी के फोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में फोटो को शेयर करती है और ये भी पता करने की कोशिश करती है क्या इस लड़की की उम्र का, किसी भी लड़की का मतलब इस उम्र के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किसी थाने में कराई गई क्या, लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता और धीरे धीरे करके वक्त बीतना शुरू हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़की की डेड बॉडी को पहचान कराने के लिए 20,000 रुपया का इनाम की राशि घोषित करती है और साथ ही साथ एक बात और कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस लड़की की पहचान कर लेता है तो उसकी पहचान को गुप्त रख लिया जाएगा। करीब करीब 4 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो कोई व्यक्ति थाने के अंदर आता है और न ही उस लड़की के बारे में कुछ पूछताछ करता है। लेकिन जैसे 4 दिन का समय बीतता है, इधर 9 अप्रैल के सुबह सुबह इसी पांडेसरा थाने के अंतर्गत जियाओ गांव के नजदीक हाईवे किनारे एक झाड़ियों के अंदर भी एक महिला की लाश पुलिस को मिलती है। हालांकि वो डेड बॉडी जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरगल चुकी थी। अब महिला जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 30-35 वर्ष के आसपास होती है। हालांकि उस महिला के पास से भी कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं होता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस उस महिला की भी लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है, लेकिन पुलिस अब इस बात में सोचने लगती है कि अब हमारे पास 2 ऐसे लाश पड़े हैं जिनका अभी तक कोई पहचान तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं काफी प्रेशर होने लगता है। तभी पुलिस ये सोचती है कि कहीं इस महिला और इस लड़की के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं है। यही सच्चाई पता करने के लिए पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी के साथ साथ उस महिला की भी डीएनए की जांच करवाती है। जब वो डीएनए जांच करवाती है, डीएनए रिपोर्ट आती है तो दोनों की रिपोर्ट मैच कर जाती है, जिससे पुलिस इस बात की अंदाजा लगाती है कि शायद वो लड़की और ये महिला दोनों रिश्ते में माँ और बेटी है। लेकिन लड़की की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर
एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने होता है। दरअसल उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता था केवल 11 वर्ष की उम्र की उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया था। पुलिस को जब इस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगती है तो पुलिस अब इस केस को काफी गंभीर तरीके से लेती है। अब दरअसल पुलिस जब अपने तमाम प्रयास कर लेती है, दोनों की जब कोई पहचान नहीं हो पाती है, पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए इधर उस लड़की की जो डेड बॉडी जो पार्क के बगल में एक झाड़ी के अंदर मिली थी, उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू करती है। हालांकि पुलिस जब बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को जब चेक करती है तो पता चलता है 5 अप्रैल को रात के समय करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास उस पार्क के पास एक कार जाती हुई तेजी से दिखाई देती है। और पुलिस जब उस कार को देखती है तो न जाने क्यों पुलिस को उस कार के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस उस कार के नंबर के जरिए आरटीओ से ये बात पता करती है कि आखिरकार वो कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। आरटीओ ऑफिस से जब डिटेल्स आती है तो पता चलता है कि वो कार किसी राम नरेश के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। राम नरेश जो सोमेश्वर इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है तो पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर सोमेश्वर में राम नरेश के घर पे पहुंचती है और फिर उसके कार के बारे में आगे पूछताछ करती है। इस पे राम नरेश पुलिस वालों को बताता है कि हाँ साहब, गाड़ी तो मेरी ही है, लेकिन 5 अप्रैल की रात के समय मेरी गाड़ी मेरे पड़ोस का रहने वाला हरि सिंह लेकर के गया था। अब हरि सिंह जिसकी उम्र करीब करीब 34-35 वर्ष बताई जाती है, जिसकी अपनी पत्नी रामा देवी अपने 2 बच्चों के साथ पड़ोस में ही रहता था। जब राम नरेश हरि सिंह का नाम लेता था उसके बाद से पुलिस अब हरि सिंह से पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो पता चलता है कि हरि सिंह 4 दिन पहले ही अपना घर छोड़ करके जा चुका है। हालांकि पुलिस जब हरि सिंह के पड़ोसियों से पूछताछ करती है हरि सिंह के बारे में तो पड़ोसी कहते हैं कि हरि सिंह जब घर से निकल रहा था तो कह रहा था कि मैं अपने गांव जा रहा हूं। दरअसल हरि सिंह जो मूल रूप से राजस्थान प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला था। हालांकि पड़ोसियों से ये बात पता चल गया, हरि सिंह का एड्रेस मिल जाता है और 20 अप्रैल को इधर गुजरात के पुलिस अपने टीम के साथ राजस्थान के अंदर पहुंच जाती है और राजस्थान के सवाई माधोपुर से हरि सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब हरि सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर के आती है और जब हरि सिंह से उस महिला और 11 साल की लड़की जो होती है उसकी हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है तो हरि सिंह भी बिना किसी सख्त दबाव के ही तुरंत ही अपना जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों को एक बात बताता है कि साहब, इन दोनों की हत्या किया तो हमने है, लेकिन यकीन आप मानिए कि मैं इन दोनों को नहीं जानता हूं। दरअसल पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है लेकिन हरि सिंह के माध्यम से भी उस महिला और लड़की की पहचान नहीं करवा पाती है। इसीलिए पुलिस अब हरि सिंह से एक सवाल पूछती है कि आखिरकार वो महिला और 11 साल की लड़की तुम्हारे पास पहुंची कैसे। इसमें हरि सिंह पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैं घर के अंदर टाइल्स लगाने का काम करता हूं, मैं मजदूरी करता हूं और एक काम मैं ठेके पे लेकर के करता हूं। दरअसल मेरे ही ठेकेदारी में एक लड़का काम करता है जिसका नाम होता है कुलदीप। करीब 6 महीने पहले कुलदीप ही उस महिला और बच्ची को अपने साथ लेकर के आया था। कुलदीप ही ये बात कह सकता है आपको कि वो महिला और बच्ची कौन है और कहां की रहने वाली है। अब कुलदीप जो होता है वो उसी सोमेश्वर इलाके का रहने वाला था। अब हरि सिंह जब कुलदीप का नाम ले लेता था, अब उसके बाद पुलिस अब कुलदीप के घर पे पहुंच जाती है जहां पर कुलदीप पुलिस वालों को मिल जाता है। अब कुलदीप जिसकी उम्र करीब करीब बताई जाती है 25 वर्ष के आसपास। अब पुलिस जब कुलदीप से उस महिला और उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है तो कुलदीप पुलिस वालों को बताता है कि साहब, करीब आज से 6 महीने पहले राजस्थान प्रदेश गया था और वहीं से उस महिला को और उस लड़की को 31,000 रुपये में खरीद करके लाया था। दरअसल मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उस महिला को खरीद करके लाया था ताकि मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन इस बात की जानकारी जब मेरे परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने इस शादी से ही इनकार कर दिया था। पुलिस कुलदीप से भी सवाल करती है कि आखिरकार वो महिला और बच्ची कौन थी और कहां की रहने वाली थी। इस पर कुलदीप भी पुलिस वालों को आगे बताता है कि साहब, मैं उस महिला और उस 11 साल की बच्ची के बारे में कुछ भी आगे नहीं जानता हूं। इधर पुलिस जब हरि सिंह से आगे उस महिला और बच्ची की हत्या के कारण पूछती है और हरि सिंह जब इस हत्या की पूरी कहानी अपनी जुबानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से शॉक रह जाती है। दरअसल सोमेश्वर इलाके का रहने वाला कुलदीप जो करीब 6 महीने पहले राजस्थान प्रदेश के अंदर जाता है और वहां से उस महिला और उस 11 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर के गुजरात के सूरत शहर पहुंच जाता है। लेकिन उसके परिवार वाले जब शादी से इनकार कर देते हैं तो कुलदीप ये सारी बातें अपने ठेकेदार हरि सिंह को बताता है। अब हरि सिंह कहता है कि चलो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उस महिला और बच्ची को मैं अपने शरण में ले लूंगा।
उसके बाद से कुलदीप और उस महिला और उस 11 साल की बच्ची को हरीश सिंह के हवाले कर देता है और हरीश सिंह उस महिला और उस बच्ची के लिए इसी सोमेश्वर के अंदर एक किराए का मकान दे देता है और फिर उनके लिए उनके खर्च पानी जो होता है वो भी उठाने लगता है। हालांकि हरीश सिंह उस महिला का खर्चा ऐसे ही नहीं उठाता है, बल्कि ये कहे कि जब उसके कमरे पे वो जाता तो उस महिला के साथ में दैहिक संबंध बना लेता। हालांकि उस महिला के साथ में जब दैहिक संबंध बनाता है तो वो महिला भी इस बात का कभी विरोध नहीं करती है। समय बहुत अच्छे तरीके से दोनों के बीच बीतने लगता है, लेकिन जैसे ही करीब करीब 5 महीने का समय और बीतता है, इधर हरीश सिंह की पत्नी को यह बात पता चल जाता है कि उसके पति ने किसी दूसरी औरत को और एक बच्ची को रखे हुआ है। इधर हरीश सिंह की पत्नी रामा देवी को जब ये सच्चाई पता चल जाता है, अब रामा देवी अपने पति से आए दिन लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। इधर अपने पति से जब वो लड़ाई झगड़ा करती है और उधर जिस महिला को किराए के मकान में रखा था वो महिला भी अब हरीश सिंह के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है, जिस वजह से हरीश सिंह अब इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि आखिरकार उससे छुटकारा पाने के लिए अब मार्च के महीने के आखिरी सप्ताह में जब उस महिला से वो मुलाकात करने के लिए उस किराए के मकान पे जाता है तो उस कमरे के अंदर उसके 11 साल की बेटी के सामने ही उस महिला की हत्या कर देता है। और फिर उस महिला की हत्या करने के बाद इसी जियाओ गांव के आसपास एक हाईवे किनारे एक झाड़ियों के अंदर जाकर के उस डेड बॉडी को फेंक देता है। साथ ही साथ उसके 11 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाता है। लेकिन उसे 11 साल की बच्ची को लेकर के जब वो अपने घर आता है, इस बात से हरीश सिंह की पत्नी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और उसी बच्ची को लेकर के अपने पति से और ज्यादा आए दिन लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिस वजह से अब हरीश सिंह को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार अब वो उस बच्ची 11 साल की बच्ची को लेकर के करे क्या। दरअसल हरीश सिंह को एक बात और डर सताता था, अगर वो बच्ची को छोड़ देता है तो कहीं उसकी पोल न खुल जाए जो उसकी माँ की हत्या कर दिया है। हरीश सिंह अपने घर में उस बच्ची को लेकर रहता तो था, लेकिन हमेशा डर के साए में जीवन जी रहा था। दरअसल हरीश सिंह के अंदर हमेशा एक बात का डर था कि आज नहीं तो कल वो बच्ची कहीं अपना मुख न खोल दे। इसलिए हरीश सिंह अपने आप को बचाने के लिए 5 अप्रैल की रात के समय जब हरीश सिंह की पत्नी और उसकी दोनों बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो उस 11 साल की लड़की को छत पे लेकर के जाता है और उसका मुंह वहीं पर दबा करके काफी जबरदस्ती करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। हालांकि बच्ची जब उस विरोध करती है ना तो उसके साथ पूरी तरीके से मार पिटाई भी करता है। जब उसकी हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से उस 11 वर्ष की लड़की की भी गला दबा देता है और उस 11 साल की बच्ची का जब मौत हो जाता है उसके बाद से हरीश सिंह उस बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने पास के रहने वाले राम नरेश के पास जाता है और उससे झूठ कह करके उनकी गाड़ी ले लेता है और फिर उसी गाड़ी के अंदर उसे 11 साल की बच्ची की लाश को रख करके अपने घर से वो बाहर निकलता है करीब 2:30 बजे रात के आसपास और इलाके के आसपास जो पार्क होता है उस पार्क के पास एक झाड़ी होती है, उसी झाड़ी में जाकर के उस 11 वर्ष की लड़की की लाश को फेंक देता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है। जब सच में पूरी कहानी अपनी जुबानी हरीश सिंह पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले तो हरीश सिंह को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन पुलिस कसम खा लेती है कि उस महिला और बच्ची के बारे में अब पता करके ही रहेंगे। इसीलिए पुलिस एक टीम का गठित करती है और जब वो टीम गठन करने के बाद अपनी टीम के साथ राजस्थान प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के अंदर आ जाती है और अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस को उस महिला के बारे में पता चल ही जाता है। दरअसल इस पूरे कहानी के अंदर उस महिला और बच्ची का नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो महिला काफी गरीब परिवार से होती है, लेकिन उसके माता पिता काफी मुश्किल से एक शादी उसकी करते हैं। वो महिला जब शादी करके जब अपने ससुराल पहुंचती है करीब करीब 2 वर्ष तक अपने पति के साथ ठीक ठाक जीवन जीती है और इन 2 सालों में उनकी एक बच्ची भी हो जाती है जो 11 साल की बच्ची जो आगे चल के हुई थी। लेकिन 2 साल बाद उसकी एहसास होता है कि उसकी शादी गलत जगह पर की गई है, इसलिए वो महिला अपनी बच्ची को लेकर के हमेशा के लिए अपने मायके चली आती है। कुछ दिन अपने मायके में रहती है, ठीक ठाक जिंदगी जीती है। उसके बाद से उस महिला के घर परिवार वाले उसकी दूसरी भी शादी करवा देते हैं। हालांकि वो महिला जब दूसरी शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो कुछ साल तक अपने पति के साथ तो रहती है साथ में, लेकिन अचानक वहां से फिर गायब हो जाती है। अब दूसरा पति जो होता है उसको ढूंढते तलाश करते हुए उसके ससुराल भी पहुंचता वो अपने, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे के बारे में आगे कुछ भी नहीं पता है। उस महिला का दूसरा पति जो होता है वो थाने के अंदर जाकर के एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है। हालांकि पुलिस उस महिला का जब मोबाइल फोन का लोकेशन को ट्रेस करती है तो पहले राजस्थान का दिखाई पड़ता है और फिर जाकर के गुजरात शहर का दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन शायद तब पुलिस इस केस को ज्यादा उस टाइम गंभीर तरीके से नहीं लेती है और उस महिला को
उसके बाद कभी तलाश भी नहीं कर पाती है। काश अगर राजस्थान की पुलिस उस समय ही उस महिला को खोज करके निकालती तो शायद वो महिला और ये बच्ची भी आज इस दुनिया के अंदर जीवित होती। हालांकि उस पुलिस जब उस दूसरे पति से कुलदीप के बारे में जब आगे पूछताछ करती है तो उस महिला का दूसरा पति भी पुलिस वालों को एक ही बात कहता है कि साहब मैं किसी कुलदीप को नहीं जानता हूं। इधर कुलदीप जो पुलिस वालों को कह रहा था कि साहब मैं उस महिला को 31,000 रुपए दे करके खरीद करके लाया था, उसके बातों में कितनी सच्चाई थी। काश अगर वो महिला अगर जीवित होती तो शायद इस सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। हालांकि पुलिस वाले जब उस महिला के परिवार वालों को जब ढूंढ लेती है, अपने टीम के साथ गुजरात राज्य के अंदर लेकर के पहुंचती है, फिर उसके परिवार के सामने ही गुजरात शहर के भीतर ही उस महिला और बच्ची का अंतिम संस्कार करवा देती है। इधर पुलिस हरि सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसे अदालत जेल भेजती है। दोस्तों पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।